नमस्कार। तो आरती न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। द रियल इशू में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट से बेहद संवेदनशील और रणनीतिक खबरें सामने आ रही हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। उसका कहना है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक किसी भी तरह सीज फायर संभव नहीं है। यानी एक तरफ बातचीत की उम्मीद है, क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच संभावित वार्ता की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच समुद्र में जहाज जब्त हो रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव साफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कूटनीतिक दबाव ईरान के को झुकाने झुकाने की रणनीति है, या फिर एक बड़े संघर्ष की आहट? क्योंकि जंग भले ही रुकी हुई दिख रही हो, लेकिन हालात अब भी विस्फोटक हैं और दुनिया की नजरें टिकी हैं अगले 48 घंटों के ऊपर कि क्या कुछ बदलते हैं और क्या नहीं। तो चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझेंगे इन सब बातों को एक एक करके, और किस तरह ये सब बातें अहम हो जाती हैं। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। तो शुरुआत में करूंगा करोड़ी सिंह सर से। सर, किस तरह देखते हैं आने वाले समय के अंदर, जितना एक तरफ बातचीत की बात तो कही जा रही है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो चेतावनी दे रहा है, और अमेरिका की चेतावनी भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, वो भी उसी स्टैंड पे खड़ा हुआ है। पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, ना ही नाकेबंदी हट रही है। देखिए साहिल, जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पक्ष बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। और वो मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ बाधाएं हैं। वो इस तरह की हैं कि पेजेस्किन ने आज ही ये कहा है कि संवाद और समझौता अच्छी चीज है, हम चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, जैसे ईरान के जहाजों को रोकना, दूसरा बार बार उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, और जो सीज फायर की कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको वायलेट अमेरिका निरंतर रूप से कर रहा है। और जो ईरान के जहाज रोक रहे हैं उसका अमेरिका ने नाम भी दिया है इकोनॉमिक फ्यूरी। तो ईरान का ये कहना है कि इट अमाउंट्स टू वार। तो सीज फायर की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, सीज फायर तो है ही नहीं। जब आप जहाज रोक रहे हैं उसको ये कहते हैं इकोनॉमिक फ्यूरी है ये अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ईरान को इकोनॉमिकली हम खत्म करना चाहते हैं या डाउन करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बातचीत कैसे हो? लेकिन ट्रंप ने ये कहा है कि 48 से 72 घंटे में बातचीत हो सकती है। दूसरा, ये सीज फायर कब तक है जो यूनिलेटरल एक साइड से है? ईरान ने अनाउंस नहीं किया है, अमेरिका ने ही किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक ईरान अपना प्रपोजल सबमिट नहीं करता है तब तक के लिए सीज फायर है। तो ये बातचीत तो करना चाहते हैं। और अब जैसे ट्रंप ने पहले धमकी दे रहे थे कि मैं स्ट्राइक करूंगा, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं वो कि पहले स्ट्राइक कौन करे। क्योंकि जब आज से 54 दिन पहले अमेरिका ने इजराइल ने स्ट्राइक किया था, उसमें इजराइल और अमेरिका पूरे वैश्विक समुदाय में आइसोलेट हो गए, कोई साथ नहीं है। जो क्रिश्चियन पोप हैं उसने भी क्रिटिसाइज किया, तो उससे भी जो ट्रंप की टीम है वो अच्छी भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं कि उनको बोलना नहीं चाहिए, थियोलॉजी क्रिश्चियन है वो तो, या ये कह रहे हैं कि उनको राजनीति से क्या लेना देना। ये तो जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं, तो पोप भी बहुत नाराज हैं। तो और जो अमेरिका के दोस्त हैं वो पहले ही कटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया का जो हालात बन रहा है, यूरोप में अब जो हवाई जहाज उड़ते थे वो सब कैंसिल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जेट फ्यूल नहीं मिल रहा है, एनर्जी का उन्हें के यहाँ क्राइसिस हो रहा है। और इसीलिए पहले फ्रांस में मीटिंग हुई और उसके 2 दिन बाद ही लंदन में कल मीटिंग हुई, और अब साइप्रस में जब इनकी समिट होगा यूरोप का, तो उस समय फिर बातचीत होगी किस तरह से हॉर्मुज को खुलवाया जाए। तो सब चाहते हैं कि खुले। खुले कैसे? अब मुझे दो संभावनाएं लग रही हैं कि एक तो यह है कि ईरान को प्रोवोक करेंगे और ईरान स्ट्राइक करे, तो ग्लोबल कम्युनिटी को इजराइल अमेरिका ये कहें कि देखिए ईरान ने स्ट्राइक किया है, हमने तो नहीं किया। दूसरा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कुछ कोविड
कोवर्ड एक्शन ऐसे ले सकते हैं जिससे ऐसा लगे कि ईरान ने स्ट्राइक किया है, अमेरिका इजराइल ने नहीं किया है। और वो इजराइल के लिए डिफिकल्ट नहीं है, इजराइल ऐसे सब काम करता रहा है जिस तरह की इजराइल की इंटेलिजेंस है। तो वो दो चीजों का इंतजार कर रहे हैं, या तो ईरान पहले स्ट्राइक करे, या पहले स्ट्राइक नहीं करे तो उसको ऐसा हम दिखा दें कि ईरान ने स्ट्राइक किया है वैश्विक समुदाय को। तो वो लड़ना भी नहीं चाहते, बातचीत भी करना चाहते हैं, और बातचीत एक साइड से नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो टेबल के ऊपर हो, वो चाहेगा टेबल के साइड में बैठे, हम आमने सामने बैठे। क्योंकि जिस तरह का ट्रंप का एटीट्यूड है उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस थोपना चाहते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रंप ठीक होते लग रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि मैं जो समझौता करूंगा वो जेसीपीओ से अच्छा होगा, जेसीपीओ का पहले उन्होंने 50 दिन तक नाम ही नहीं लिया था। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि ईरान का प्रपोजल आएगा तब तक के लिए मैंने सीज फायर कर दिया है। तो लेकिन क्या ईरान इजराइल इनको निकलने देगा? मुझे नहीं लगता कि इजराइल निकलने देगा अमेरिका को यहाँ से, क्योंकि अमेरिका निकल गया तो ईरान जैसा था वैसा का वैसा रह गया, और जो ईरान के साथ समझौता होगा वो किस तरह का होगा ये इजराइल निर्धारित करेगा, अमेरिका के हाथ में मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका कोई समझौता कर लेता है और इजराइल के इंटरेस्ट में नहीं है तो उसका मेरे को लगता है कि वो लागू होना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को क्या नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहिए, और जो इन इजराइल को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे पूरे वेस्ट एशिया की सब समस्याएं सामने आ जाएंगी, पैलेस्टाइन प्रॉब्लम भी आ जाएगी, लेबनान की भी, यमन की भी, सीरिया की भी, ये सब प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो जो बातचीत में समझौता होना चाहिए, समझौता नहीं होके बहुत ज्यादा ये पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए इजराइल को कोई लाना नहीं चाहता, लेकिन मेन पार्टी तो इजराइली है, इजराइल और बिल्कुल सर। ईरान ही है। अमेरिका तो इजराइल को फॉलो कर रहा है, तो अमेरिका और ईरान में समझौते का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकल रहा है। और अमेरिका ने यहां तक कहा कि मैंने 30 से ऊपर अभी तक जहाज हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। इसका मतलब कोई किसी के भी जहाज नहीं निकल रहे हैं। तो इधर एशिया के देश हैं, चीन है, भारत है, साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, कोरिया, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं यूरोप के साथ साथ, क्योंकि यूरोप का 50% एनर्जी इसी एरिया से जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? अब चीन एक्टिव हो गया है। देखिए, चीन ने पहले यूएई के क्राउन प्रिंस को बुलाया, रशिया के विदेश मंत्री को बुलाया, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, और उसके बाद जो सऊदी के हैं एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बहुत लंबी बातचीत की है कि सीज फायर किया जाए, इसको खुलवाया जाए और एक शांति की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो चीन अब कूटनीतिक दृष्टि से बिल्कुल एक्टिव हो गया, पहले बैक चैनल थी, अब बिल्कुल फ्रंट पे आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका पे बहुत दबाव बन गया है कि वो किसी न किसी रूप में समझौता करे। ओवर। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का। सर, ईरान और लेबनान में आज दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, तो क्या कोई हल निकल सकता है? हमने कल भी देखा, कल भी वहां पर लगातार हमने अटैक देखे थे जो हो रहे थे, तो क्या कोई हल निकल सकता है सर? जहां तक लेबनान के ऊपर हमले की बात है, इसराइल यह कह रहा है कि वह लेबनान के ऊपर जो हमले हैं उनको रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है। पिछले हफ्ते जब हमले हो रहे थे इसराइल की एयरफोर्स द्वारा, तो वो लेबनान की राजधानी बेरूत पर हो रहे थे, मध्य लेबनान में हो रहे थे, बेका वैली में हो रहे थे, यानी एरिया जो कि लिटानी रिवर के बहुत ही नॉर्थ में। लेकिन इसराइल कह रहा है कि अब जब से सीज फायर साइन हुआ है 17 अप्रैल, जी। इसराइल ये दावा कर रहा है कि 17 अप्रैल के बाद से वो जो हमले कर रहा है वो सिर्फ अपने बॉर्डर के पास कर रहा है। लेबनान और इसराइल का जो बॉर्डर है, ब्लू लाइन, उसके जस्ट 20-30 किलोमीटर नॉर्थ में लिटानी रिवर बहती है। जी। तो इसराइल ने अपनी तरफ से एक छोटा सा नक्शा इशू कर दिया है जिसमें वो ब्लू लाइन और लिटानी रिवर के बीच के एरिया को येलो स्ट्रिप बता रहा है। तो ये समझिए पूर्व पश्चिम की तरफ रफली चल रहा है।
20 से 30 किलोमीटर गहरा है। और इजराइल का दावा ये है कि वह सिर्फ इस येलो स्ट्रिप के अंदर बमबारी कर रहा है। इसका कारण इजराइल अपनी तरफ से ये दावा करता है कि उसने ये कहा था कि सीजफायर वो लेबनान के साथ कर रहा है बशर्ते हिजबुल्लाह कोई होस्टाइल कार्रवाई ना करे। जी। अब हिजबुल्लाह तो रॉकेट्स मिसाइल्स दाग नहीं रहा है, लेकिन अगर जमीन पर ये जो येलो स्ट्रिप है लिटानी रिवर के आसपास, वहां पे जमीन पे अगर हिजबुल्लाह अपने किसी गाड़ी को भी चलाता है, एक लॉन्चर को भी अगर जमीन में आगे पीछे लेता है, तो इसराइल उसको हॉस्टाइल एक्शन मार कर उस पर हमला कर देता है। उसके बाद मोसाद को और शिनबेत को इधर उधर से खबर मिलती रहती है कि बॉर्डर के पास फलाने बिल्डिंग में जो रहता है वो हिजबुल्लाह का लीडर है। बॉर्डर के पास वो जो फलाना 3 मंजिला मकान है लिटानी रिवर के पास, उसमें हिजबुल्लाह ने अपने लॉन्चर छुपाए हुए हैं। जी। और बस ये जो शिनबेत से खबर आती है, इसराइल की एयरफोर्स तुरंत जाती है, एक मिशन कर देती है। ऐसा ही व्यवहार हम लास्ट 3 दिन से 2 दिन से देख रहे हैं। जी। जी ठीक है सर, मैं दोबारा रुकूंगा प्रोड्यूसर का। सर, हॉर्मुज को पूरी तरह से कंट्रोल करने पर विचार हो रहा है, ऐसा ईरान की संसद के अंदर उसके लिए एक खाका तैयार किया जा रहा है। तो उसने तो आगे कंट्रोल किया हुआ है। अब क्या मतलब ये मनवाना चाहते हैं हर एक देश का कि कोई भी देश इस पे इसको खुलवा ना सके? इसके लिए यहाँ जद्दोजहद हो रही है। कल भी बैठक थी फ्रांस जर्मनी इनकी, तब भी कोई हल तो निकल नहीं पाया। तो ये मुख्य तौर पर इस बैठक का मकसद क्या हो सकता है, संसद के अंदर इस बात को रखना, इसका खाका तैयार करना, आखिर क्यों? अ, देखिए साहिल, ऐसा है कि ईरान शुरू से ही जिस तरह का ईरान का व्यवहार है, ऐसा नहीं लगता कि ईरान किसी भी रूप में एग्रेसर है। और इसीलिए जब पेरिस की मीटिंग शुरू हुई, उससे पहले ईरान ने अनाउंस कर दिया था कि हम हार्मुज को खोल रहे हैं। खोल भी दिया था लगभग एक दिन के करीब, एक दिन पूरा नहीं, कुछ घंटे के लिए खुल भी गया था। लेकिन जब अमेरिका ने नहीं खोला तो उनको वापस बंद करना करना पड़ा। तो ईरान ये मैसेज दे रहा था पेरिस मीटिंग वालों को, यूरोपियन कंट्रीज को, कि देखिए हम तो तैयार हैं खोलने के लिए, हमने ब्लॉक नहीं किया है। तो ईरान शुरू से, ईरान का ये प्रयास है कि कहीं भी ईरान एग्रेसर नहीं लगे। और ऐसा भी नहीं लगे कि ईरान में वहां की आईआरजीसी, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सिविलियन लीडरशिप है ईरान में, वो बिल्कुल कमजोर हो गई है, उसको तो बंधक बना लिया है आईआरजीसी ने, आईआरजीसी डिसीजन ले रही है। तो उस नैरेटिव को ये चाहते हैं कि यहाँ ईरान में सॉलिडेरिटी है और जो वहाँ की जो संसद है वही निर्णय ले रही है, पॉलिटिकल अथॉरिटी ही निर्णय ले रही है। आईआरजीसी और वहाँ की मिलिट्री है वो उनके अंडर में ही काम कर रहे हैं। तो ईरान अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाहता है कि जो बाहर नरेटिव बन रहे हैं, विशेष रूप से जो वेस्टर्न मीडिया बना रहा है कि अब तो वहां की लीडरशिप कोलैप्स होने वाली है, ईरान के वो खुद डिसाइड, ये ट्रंप ने कहा भी है कि ईरान वाले खुद डिसाइड कर लें, उनमें लीडरशिप एमर्ज होती है तब कुछ बातचीत होगी, अभी उनमें फ्रिक्शन चल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो इस तरह की बातें जो कह रहे हैं, ऐसा ईरान नहीं दिखाना चाहता कि इस तरह का वास्तव में ईरान में हो रहा है। क्योंकि देखिए, होर्मुज को ईरान को खोलने में दिक्कत है, ईरान ईरान खोलेगा अल्टीमेटली, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी जो 28 फरवरी से पहले की होगी। उसमें हो सकता है कि टोल न लगे, लेकिन फैसिलिटेशन फीस हो सकती है या और कुछ उसका मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान खोलना नहीं चाहता। ईरान ने शुरू से ये कहा कि केवल एनिमी शिप के लिए बंद है, सबके लिए बंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो रियल बंद किया है, जो वो तो अमेरिका ने किया है। क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि मैं किसी भी देश के शिप हो जो ईरान से तेल लेके जाते हैं उन को हम नहीं जाने देंगे। इसका अर्थ है वो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो ऑलरेडी बहुत खराब है, टूटी हुई है, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति में अभी ईरान ये कह रहा है कि ये जो अमेरिका ने कर रखा है ये तो एक वार की तरह से ईरान पे, तो फिर सीज फायर है कहाँ? जब सीज फायर नहीं है तो बातचीत कैसे हो? तो बातचीत तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई सीज फायर मैंने इसीलिए किया है कि वो ईरान अपना प्रपोजल दे। ईरान ने ऑलरेडी प्रपोजल दे रखा है, 10 पॉइंट शुरू में ही दे दिए थे, उन पे बातचीत भी हुई एक राउंड में,
लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। और ऐसी जटिल समस्याएं होती हैं, उसमें एक राउंड में, दो राउंड में सहमति नहीं बनती है। केवल एक इश्यू था 2015 में ईरान के न्यूक्लियर पावर का, उसको 1-1.5 साल लगा समझौता होते होते। तो ऐसी स्थिति में ये चाहे कि कल समझौता हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सेकेंड राउंड में भी नहीं होगा। सेकेंड राउंड में भी समझौते का एक आधार तैयार होगा, एक दूसरे पे को विश्वास में लेने की कोशिश होगी, उससे आगे ही कुछ होगा। तो सेकेंड राउंड भी होगा तो उसमें सीज फायर का टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इतने दिन तक सीज फायर होगा, और थर्ड राउंड की मीटिंग कब होगी ये तय होगा, और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन कौन से मुद्दे पे होंगी, उन पे लेके मंथन होगा। इससे आगे सेकेंड राउंड की बात भी होती है, तो उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा साहिल। ठीक है सर, मैं उनको दोबारा ग्रुप कैप्टन युगेंद्रनाथ सर। सर, पहले बात आ रही थी कि ट्रम्प साहब आएंगे इस्लामाबाद, फिर जेडी वेंस ने आना था, उनका भी दौरा कैंसिल हुआ, वो भी नहीं पहुंचे। और बैठक के लिए अमेरिका तैयार था और ईरान कह रहा था कि वो नहीं आएगा और वो इस्लामाबाद नहीं जाएगा। और अब बात ये चल रही है कि वो इस्लामाबाद में जाने को तैयार हो गया है। सर, ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है। अभी तो बहुत चीजें ठीक होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह का असर अभी तक इस जंग की वजह से पड़ चुका है वैश्विक स्तर के ऊपर, उसको शायद ठीक होने में भी अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे। साहिल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली दौर के बातचीत में अगर जेडी वांस आए थे, तो अब अगर जब भी बातचीत होगी दूसरे दौर में, कल परसों, अगर उसमें भी जेडी वांस नहीं आए, तो फिर तो शुरू से ही ये मान लिया जाना चाहिए कि दूसरे दौर की जो बातचीत है वो छोटे लेवल पर हो रही है, तो बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। जब जेडी वांस पहले दौर की बातचीत में गए थे तो वाइस प्रेसिडेंट थे। हम सब ने सोचा कि ट्रंप ने उनको डेलीगेट कर दिया है अथॉरिटी कि वो जाके नेगोशिएट कर सके, लेकिन बड़ी अद्भुत डेवलपमेंट हुई। उन्होंने कहा कि 21 घंटे के नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने 12 बार ट्रंप को फोन किया। तो ये तो मतलब है कि जेडी वांस भी वहां जाकर बस कठपुतली थे ट्रंप के। उनको कोई पावर, कोई अथॉरिटी कुछ भी नहीं डेलीगेट की ट्रंप ने। यानी ग्लोब के उस तरफ से इस्लामाबाद का नेगोशिएशन कौन कर रहे थे? ट्रंप कर रहे थे। अगर 21 घंटे में 12 बार जेडी वांस को फोन करना पड़ा, तो इस बार कम से कम जेडी वांस अगर आ जाते हैं तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो लेवल है, जो उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है या स्टेटस है डेलीगेशन का, वो कम से कम पहले के बराबर रहेगा। अगर जेडी वांस नहीं आए तो फिर तो ये बहुत ही छुटभैया लोगों की डेलीगेशन हो गई अमेरिका की तरफ से। अब ट्रंप ने जोश में आके कह दिया कि वह भी आएंगे। साहिल, ऐसा होता नहीं है। अगर एक राष्ट्र के राष्ट्रपति आते हैं तो पर्दे के पीछे बहुत बातचीत होती है, और जो दूसरा राष्ट्र है उसका भी इक्विवेलेंट जो महान पदधारी होता है, चाहे वो किंग हो, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो आता है। तो ईरान की तरफ से तो पेजेश्कियन को क्या पाकिस्तान कन्विंस कर पाया? या पेजेश्कियन के यहाँ से, ईरान के यहाँ से कोई खबर आई कि पेजेश्कियन भी आएंगे? तो ऐसा कभी नहीं होता इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में कि ईरान के डेलीगेशन में पेजेश्कियन ना हो और यहाँ से अमेरिकन डेलीगेशन में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाए। लेकिन हाँ, देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद ये है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स कल परसों होंगे, जेडी वांस उसका नेतृत्व करेंगे। और क्या होता है मैं बताता हूँ। जी सर। अगर समझो ज्यादातर पॉइंट्स में ही एक सहमति बन गई, 90% सहमति बन गई, तो एक फाइनल ड्राफ्ट स्टेटमेंट बनता है। तो वो भी ड्राफ्ट ही कहा जाता है, लेकिन फाइनल माना जाता है 90% से, और उस पर जो मौजूद लोग होते हैं वो सहमति बना लेते हैं। जेडी वांस भी साइन कर देंगे, अराची भी साइन कर देंगे, जो भी है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आना है तो पहले देखते हैं कि अराची आ रहे हैं, चलो 95% सहमति है तो अराची भी आ जाएं, पाकिस्तान उनको न्योता देगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएं। तो फिर जो फाइनल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि जॉइंट डिक्लेरेशन होती है, उसमें इस तरफ साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस तरफ साइन किया पेजेश्कियन ने। इस तरह से डिप्लोमेटिक प्रोसेस आगे बढ़ता है।
लेकिन हम तो बहुत देर की बात कर रहे हैं। अभी तक तो ईरान का डेलीगेशन, ईरान ने कहा है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं देता। बिल्कुल। ईरान जब कहता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल ले, तो ये थोड़ा फर्क है डेफिनेशन। जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो उसके दो मतलब होते हैं कि अ, जो शिप्स ईरान से आ रहे हैं ईरान उनको जाने देता है, लेकिन जब ईरान कोई शिप जो है दूसरे देशों से आ रहा है, सऊदी, कतार, इराक, कुवैत, ओमान, तो उनको रोक देता है। अमेरिकन डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकेड थोड़ा डिफरेंट। अमेरिका जब कहता है कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तो असल में अमेरिकन शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है। अमेरिका क्या करता है, इस तरफ पर्शियन गल्फ में ईरान के 9 पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं। अमेरिका उन 9 को, बंदरगाह को ही बंद कर देता है, किया हुआ है, ब्लॉकेट किया हुआ, नेवल ब्लॉकेट ऑफ पोर्ट्स। और और एक और चीज अमेरिका क्या करता है कि ओमान की खाड़ी में, यानी उत्तरी अरब सागर की तरफ, अमेरिका ने अपनी नेवी के शिप्स को रखा है। तो कोई जहाज आता है, अगर वो ईरान की तरफ जा रहा होता है तो अमेरिका उसको इंटरसेप्ट करके रोक देता है, जी। जैसा कि हमने एमवी तोश्का के बारे में देखा। तो ईरान क्या कह रहा है कि पहले अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। ईरान कह रहा है उसके 1 घंटे के अंदर ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। तो दोनों तरफ इतना सा कर दें तो फिर इस्लामाबाद आने के लिए ग्राउंड्स तैयार हो जाते हैं। जी। ठीक है सर। करोड़ी सर, एक चीज और समझेंगे इस युद्ध को लेकर। सर, क्या लगता है कि सुप्रीम पावर इस युद्ध के बीच में कहां स्टैंड कर रही है आज के दौर के अंदर? कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर एक छोटी पावर बन के नहीं रह गई है? देखिए साहिल, मैंने कई चैनल पे कहा है कि इस युद्ध में कि पावरफुल को पावरलेसनेस का रियलाइजेशन हो रहा है, शक्तिशाली को शक्तिहीनता का एहसास दिला दिया है। जो मान के नहीं चल रहे थे जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। जहां तक हम होर्मुज की बात कर रहे हैं, होर्मुज सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी नहीं है। होर्मुज को लेके वार शुरू नहीं हुआ था, वार के कारण तो अलग थे। अब हॉर्मुज है, ये तो सेकेंडरी चीज है, और ये अब प्राइमरी हो गया कि हॉर्मुज कैसे खुले, इसी पे हम स्टिक हो गए हैं। तो जो समझौता होगा, जो नेगोशिएशन होंगे, वो हॉर्मुज को तो है ही। हॉर्मुज तो सेकेंडरी चीज है, जो मेन इश्यूज हैं उन पे होगा। मैं देवनाथ सर की एक बात से सहमत हूं कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, मिलते हैं, जो युद्ध की स्थिति होती है उसमें एग्रीमेंट होता है, तो वो एक बाद में सेरेमोनियल रह जाता है। उससे पहले पूरा होमवर्क हो चुका होता है, सब कुछ तैयारियां हो जाती हैं, सहमति हो जाती हैं। फिर वो एक सेरेमोनियल गेट टुगेदर टाइप होता है, वो बातचीत करते हैं। वो बातचीत भी इनफॉर्मल तरीके की सी होती है, और सिग्नेचर होता है। अभी तो वो स्थिति बहुत दूर है, वो स्थिति आई नहीं है। और उसकी अभी इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि जो बहुत से युद्ध के कारण हैं उन पे समझौता होगा, तभी तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अब ऐसे हालात में क्या हो सकता है, देखिए, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। कहीं न कहीं अमेरिका भी पाकिस्तान के इरादों पे संदेह करता है, और ईरान भी संदेह कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे कैसे बढ़ा जाए? बातचीत तो होगी, लेकिन बातचीत किस रूप में होगी? अमेरिका में जैसे जेडी वेंस की हम बातचीत कर रहे हैं, जेडी वेंस क्यों आ रहा है? जेडी वेंस के पहले दौर की बातचीत हुई तो पीछे 2 जने लगे हुए थे, जो विटकोफ, स्टीव विटकोफ, और कुशनर जो ट्रंप के जवाई हैं। दोनों का ही स्टेट डिपार्टमेंट में विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है, तो उनकी कोई कूटनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जेडी वेंस हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ओवरऑल वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका भी जो विदेश मंत्रालय है उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन विदेश मंत्री क्यों नहीं आए? और या तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, हेगसेट, जिसको वार मंत्री वो कहते हैं, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि देखिए, रूबियो जो वहां के विदेश मंत्री हैं, और वहां के जो
युद्ध मंत्री हैं उन दोनों का क्रिश्चियन नेशनलिज्म का एटीट्यूड है और वो डीप रूटेड है। वो कई बार एक्सप्रेस कर चुके हैं कि क्रिश्चियन राष्ट्रवाद क्रिश्चियनिटी की है, और यहां तक भी बातें आ गई कि क्रूसेड की बात भी आ गई अगेंस्ट इस्लामिक जो रेडिकलिज्म है उसके लिए। तो ऐसे लोगों को यहाँ लाए तो कोई बातचीत में कुछ रास्ता निकलने वाली स्थिति बनती नहीं है। और ये शायद ट्रंप को एहसास हो गया, क्योंकि शुरू में वो युद्ध में ट्रंप आए तो जेडी वेंस के सहमति से नहीं आए थे। उन्हें अपने जवाई और जो विटकॉफ जो दूत हैं ट्रंप के, और दोनों रियल एस्टेट का धंधा करते हैं। बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस बहुत अच्छी जो होती है, समाज में बिजनेस का भी अपना महत्व है। लेकिन अब कूटनीति वो जाने, विदेश मंत्री के जो मामलों के एक्सपर्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप को एहसास हो रहा है कि जेडी वेंस ही इस दलदल से मुझे निकाल सकते हैं, इसीलिए उनको आगे आगे किया है। लेकिन उनको पूरी फ्रीडम नहीं देना चाहते, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय उन्होंने असहमति व्यक्त कर दी थी। तो ऐसा नहीं चाहते कि वो उनके जो दूसरी टीम है उनको कहीं ह्यूमिलिएशन महसूस हो कि जेडी वेंस ने ऐसा कर लिया है। तो पूरी फ्रीडम नहीं देना चाहते, ओवरऑल सुपरविजन खुद का रखना चाहते हैं, और जेडी वेंस को आगे किया है। ये मजबूरी है ट्रंप की कि इस दलदल से वो निकले कैसे, क्योंकि ट्रंप का जिस तरह का विरोध हो रहा है, इवन पोप है या अंदर जिस तरह का विरोध हो रहा है, दुनिया के सब देश बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। और इसीलिए अब कुछ तो ये कहने लगे हैं कि बाइडेन है या दूसरे प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इजराइल को इतना डोमिनियरिंग पोजीशन नहीं दिया कि वो अमेरिका की नीतियों को डिसाइड करे। लेकिन ट्रंप को उन्होंने अपने ट्रैप में इजराइल ने फंसा दिया है, और अब ट्रैप में से निकलने नहीं देना चाहेगा। और इसीलिए नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम मल्टी फ्रंट पे अभी करेंगे। ये नेतन्याहू कह भी चुके हैं, अभी कल ही कहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब समझौता कहीं आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इजराइल फिर से स्ट्राइक करे, क्योंकि इजराइल किसी भी सीज फायर एग्रीमेंट को पालन नहीं कर रहा है, न गाजा में कर रहा है, न लेबनान में कर रहा है, और वेस्ट बैंक को बिल्कुल खाली करवाने के लिए आमदा है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के जो मुझे लगता है कि इंटेंशन है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। उनके दिमाग में वही एक नक्शा घूम रहा है कि ग्रेटर इजराइल, नील से लेके इराक तक का एरिया है, वो सब इजराइल बनाने के लिए वो वैसे सपने देख रहे हैं। ओवर। ठीक है सर। देना सर। सर, हमने अमेरिका के जो अधिकारी हैं उनके रिजाइन देते हुए देखा, उनको बदलते हुए देखा, और अभी भी हाल ही में ये घटना दोबारा से घटी है। तो आखिर मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि इस मौके पे आके जब आपके ऑफिसर्स इस तरीके से काम कर रहे हो, आपकी कमांड सुन रहे हो, उस पर चल रहे हो, और आपको उनको बदलना पड़ जाए, तो क्या बगावती सुर नजर आ रहे होते हैं इसलिए? हाँ साहिल, लेटेस्ट जनवरी से लेके अभी तक तो कोई 10 या 12 अमेरिकन टॉप मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप को या तो रिजाइन करवा दिया गया है या फायर कर दिया गया है। और अभी तो नेवी सेक्रेटरी वो भी आउट हो गए हैं। जी सर। नेवी सेक्रेटरी का कहना, उन्होंने कुछ डिटेल में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी ट्रंप का जो मास्टर प्लान था उससे सहमत नहीं थे। तो बतौर नेवी सेक्रेटरी उन्होंने रिजाइन कर दिया। अमेरिका में होता क्या है कि एक तो जैसे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और इधर क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो एक नेवी सेक्रेटरी भी होते हैं, और आर्मी सेक्रेटरी होते हैं, और एयरफोर्स सेक्रेटरी होते हैं। तो नेवी सेक्रेटरी का युद्ध में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, फोर्सेस कैसे डिप्लॉय होंगी। ज्यादातर उनका काम है रिसोर्सेस को भविष्य के लिए तैयार करना, कि शिप्स कैसी बनाई जाएंगी, सबमरीन कैसे बनाई जाएंगी, पोर्ट्स, हार्बर्स, मिसाइल्स कैसे बनाई जाएंगी, अमेरिका की नेवी का, कोस्ट गार्ड का भी भविष्य में क्या प्रारूप होगा। लेकिन अभी इस युद्ध के बीच में इस तरह से नेवी सेक्रेटरी का रिजाइन करना, दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं। जी सर। मैंने भी अपने सर्विस करियर में 34 साल तक एयरफोर्स में था,
बहुत कम ऐसा देखा कि डेमोक्रेसीज में खास तौर से कि इतने उच्च पद पर पीठासीन अधिकारी को इस तरह से मजबूर किया हो कि वो रिजाइन कर दें। अद्भुत घटना है। ये दिखाता है कि ट्रंप का शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका है वो उनके सीनियर ऑफिसर्स को पसंद नहीं आ रहा है, चाहे वो सीनियर ऑफिसर्स वर्दी में हो पेंटागन में या सीनियर ऑफिसर्स सिविलियन ऑफिसर्स हों, उनको भी ट्रंप के साथ डील करने में बहुत दिक्कत आ रही है। जी साहिल। जी सर धन्यवाद आप दोनों का हमारे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अपना अहम बातें आपने रखी दोनों सर, ग्रुप कैप्टन की तरह सर आपने भी और कुलवंत सिंह सर आपने भी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि बातचीत की उम्मीद जरूर है, लेकिन टकराव का खतरा अभी भी बरकरार है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच भरोसे की कमी इस संकट की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जारी तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्या कूटनीति इस बार जंग को रोक पाएगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है अगले कुछ दिन तय करेंगे कि यह सीजफायर शांति बनेगा या फिर एक बड़े संघर्ष की शुरुआत होगी। तारियल इशू में इतना ही। दास्तूस में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।